कि इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे, हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर, ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है। और ये आज की बात नहीं है मान्यवर, चिर पुरातन काल से हमारे उपनिषदों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व में, जब कच्चा मांस खाते थे, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, ऐसी अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थी, तब हमारे मनीषियों ने उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट हमसे सामने रखा। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सामने की बेंच में बैठे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी क्यों नहीं। मैं आज इस बात का भी जवाब देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत ने सिग्नेटरी होने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड प्रवासियों के बारे में 5000 साल से स्पॉटलेस रहा है। इसलिए कोई पृथक शरणार्थी नीति की आवश्यकता नहीं। हमारी कई परंपराओं में, कई कानूनों में और कई प्रावधानों में इसका जिक्र किया हुआ। ये नीति तो उनको जरूर पड़ती है जो एक प्रकार से भौगोलिक सीमा से देशों की रचना हुई है। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी CAA के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में
सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, इनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का होगा। मान्यवर हेन सांग आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अभ्यास कर कर चीन तक ले गए। मार्को पोलो आए 13वीं शताब्दी में, व्यापार और संस्कृति का अध्ययन कर कर पूरे यूरोप को समृद्ध करने का काम किया। इब्न बतूता आए 14वीं शताब्दी में, दिल्ली के न्यायाधीश बने। निकोले दे कॉन्टी आए, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किया और विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। अब्दुल रजाक आए 15वीं शताब्दी ने, कालीकट की भव्यता का और समृद्धि का वर्णन किया। अथानासी यस आए, इन्होंने 15वीं शताब्दी में हमारी सामाजिक प्रथाओं की उच्चता को दुनिया में प्रस्थापित किया। डुआर्टे बारबोसा आए, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का 15वीं और 16वीं शताब्दी में आकलन कर कर वो समाज को कैसे ताकत देती है, इसका पूरी दुनिया को परिचय कराया। और फ्रांसवा बर्नियर आए 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का वर्णन कर कर पूरी दुनिया में ये संदेश दिया। इसी प्रकार से भारत से गए हुए प्रवासियों ने भी दुनिया भर को समृद्ध करने का काम किया है। बुद्ध घोष यहां से चीन गए और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया, थोरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बोधि धर्म, भिक्षु मार्शल आर्ट, इसका पूरे चीन में प्रसार किया। और शाओलिन कुंग फू का मूल व्यक्ति हमारे तमिलनाडु का बोधि धर्म है। मान्यवर महात्मा गांधी गए, एक प्रवासी बनकर ही गए अफ्रीका में, और पूरे देश जो संदेश लेकर पूरे देश का गए, दुनिया भर में कहा जाता था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वो साम्राज्य को अफ्रीका की धरती पर घुटने टेकाने का काम महात्मा गांधी ने किया। लाला हरदयाल गए, गदर पार्टी की स्थापना करी। वीएस नायपॉल गए, नोबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस गए, चीन के युद्ध के दौरान चिकित्सा के लिए महान काम किए। और हमारे यहां से सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जुबिन मेहता, ढेर सारे लोगों ने प्रवासी के रूप में जाकर वहीं की संस्कृति में रच बस कर दुनिया के अनेक फील्ड के अंदर भारत के समृद्ध विरासत को पहुंचाने का काम है। आज दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म है तो भारत के गए हुए प्रवासियों की ही कारण है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जब लंका गए, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और आज हमारे सांस्कृतिक रिश्ते लंका के साथ इसीलिए है। और हमारा डायस्पोरा मान्यवर 146 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है तो भारत में है। और दादा कहते थे, जो देश समृद्ध होता है उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं, गरीबी की ओर से समृद्धि की ओर। दादा ये सारे लोग जब यहां से गए तब भारत पूरे विश्व की जीडीपी पर 60% का कब्जा रखता था, तब गए। प्रवासियों के भ्रमण को देशों के आर्थिक मजबूती के साथ लेना देना नहीं है। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान को, और इसलिए गए हैं। और आज लगभग 1,72,00,000 हमारे एनआरआई हैं। मान्यवर इतना बड़ा डायस्पोरा और कोई देश का नहीं है। और इस सबके
सुचारू रूप से आना जाना और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए मैं आज ये बिल लेकर आया हूं। मान्यवर, आज हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा हो गया है और ये 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इसलिए ये नीति में उदारता के साथ साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। हृदय में करुणा, संवेदना और देश के खतरों के प्रति सजगता दोनों रखकर, एक साथ रखकर ये नीति बनाई गई है। और ये दृढ़ प्रवासन नीति जो है हमारी मान्यवर, आज ये लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के 2 बड़े संकल्प हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, केवल एनडीए के नहीं, देश की 130 करोड़ की जनता के संकल्प बने हैं। पहला संकल्प है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और दूसरा संकल्प है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। मान्यवर, मैं मानता हूं कि दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरल, सुदृढ़ और समसामयिक कानून की व्यवस्था अनिवार्य है और इसीलिए हमने ढेर सारे कानून, ऐतिहासिक बिल इस सदन में 10 साल में आए। 3 नए आपराधिक कानूनों को इस सदन ने पारित किया, सीए के कानून को पारित किया, 39,000 कॉम्प्लायंस को खत्म कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वृद्धि के कानून को हमने पारित किया, आईबीसी के कोड 2016 बैंक मर्जर, उसके माध्यम से एनपीए को समाप्त करा। 2017 में पूरे देश के, इतने बड़े देश के 32 बिक्री करों को समाहित कर एक जीएसटी को रोल आउट करने में हमारी सरकार को मान्यवर सफलता मिली। यूएपीए कानून और एनआईए एक्ट में संशोधन किया और मान्यवर, जो हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था, इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान हो, धारा 70 को भी इसी सदन ने निरस्त करने का काम। ये 10 साल के अंदर हर क्षेत्र के हर कानून को हमने मजबूत करने का काम किया है। आज मैं जब यहां आया हूं तब ये बिल को लेकर आया हूं, तो इस बिल के हमारे तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। नई शिक्षा नीति में हमारी यूनिवर्सिटियों को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। अनुसंधान के क्षेत्र में R&D करने वाले सारे लोगों को यहां उदार मन के साथ, विश्वसनीयता के साथ काम करने का भी एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। इस देश को विश्व भर में खेलों का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने का स्वप्न भी पूरा होने वाला है। यहां पर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बनने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारे क्षेत्रों में यहां अनुसंधान की शुरुआत होगी। इसके लिए ये बिल
बहुत अच्छा एक प्रकार से माहौल पूरा करेगा। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 4 अधिनियमों में ये पूरी व्यवस्था छूट-फूट बटी हुई है। 4 अधिनियमों में कई सारी व्यवस्थाओं का ओवरलैपिंग भी है और 4 अधिनियम होने के बावजूद भी कई सारे छिद्र भी रह चुके हैं। ये एक ही विधेयक ये 4 अधिनियमों को निरस्त कर एक कानून आएगा जो सारे छिद्रों को भरने का काम भी करेगा और जो रिपीटेशन है उसको भी समाप्त कर देगा। और हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य, वो लक्ष्य की पूर्ति में ये आगे जाएगा। मान्यवर, 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व हुए और ये जो विधेयक है अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025, ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है। मान्यवर, इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा और मान्यवर, आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज होगी। जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। और मान्यवर, ये जब मैं विधेयक लेकर आया हूं तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि 4 विधेयक को जिसको ये रिप्लेस करेगा, उसके पासपोर्ट एक्ट में यात्रा दस्तावेजों की पासपोर्ट और वीजा की जो आवश्यकता है इसको पुख्ता करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 उसको भी और पुख्ता करेगा। विदेशी अधिनियम 1946 इसको अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को प्रतिबंधित करने का केंद्र में रखकर कानून को अंदर बदलाव किया गया है और कुछ विशेष रोजगार के क्षेत्र में या विशेष गतिविधियों से में भारत को भागीदार बनाने की दृष्टि से जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था भी की है। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी हमने इसके अंदर समाहित करी है और अप्रवास अधिनियम 2002
इसमें विदेशियों को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी हमें इसमें थोड़ा परिवर्तित कर कर पुनर्स्थापन किया है। मान्यवर, ये तीनों बिल 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना कमेंट दिया, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है। मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में ये बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की स्पर्धा, एक दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। ये चारों नियमों में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इसको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है और दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी हमने समाप्त कर दिया। कानूनों के बीच में जो विरोधाभासी प्रावधान थे, जो एक कानून में ठीक थे दूसरे कानून में ठीक नहीं थे, वो समाप्त कर कर अधिकारों के क्षेत्र की स्पष्टता भी हमने कर दी है। यात्रियों और अधिकारियों के लीगल कंफ्यूजन को एक साथ एक ही बिल चारों बिल के लीगल कंफ्यूजन को, कानूनों के लीगल कंफ्यूजन को समाप्त कर देगा और एक ही अपराध के कई दंड कई जगह पे अलग अलग कानून में थे, इसको भी स्ट्रीमलाइन कर कर एक ही कानून में लाया गया है। मान्यवर, ये व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को भी बहुत हल्का करेगा। मान्यवर, मैं इस बिल की मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूं। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को हमने आवश्यकता यहां पर ठीक कर दी। अप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पढ़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई, जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन एक सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग कर सरल भी बनाया गया। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां पर काम किया गया है। मान्यवर, जो प्रावधान हटाए गए, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों की जगह निर्दिष्ट देश रखा है। किसी भी देश के नागरिक के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, वो धारा 33 में हम लेकर आए हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में एक से अधिक बार उल्लंघन पर दोहरी सजा थी, अब इसको हमने बदला है और विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए बढ़े हुए वित्तीय दंड को कंपाउंडिंग का प्रावधान भी हमने मान्यवर किया है। अप्रवास एवं विदेशी विषयक विधेयक में मौजूदा कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण किया है और उसको बहुत स्टडी के बाद समेकित, संक्षिप्त, सरल और ठोस बनाने का काम किया है। 4 कानूनों में कुल मिलाकर 45 धाराएं थी, अब
इस विधेयक में 36 धाराएं रहेगी, 26 पुरानी और 10 नई। 36 धाराओं के अंदर ही हमारा प्रवासन का ये पूरा लेखा जोखा मान्यवर दिया जाएगा। मान्यवर, मैं जब सदस्यों के जवाब दूंगा तब बहुत सारी धाराओं के बारे में बात आ जाएगा। इसमें मैं विशेष कहना नहीं चाहता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशंस है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है, क्योंकि हम में हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है, और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। धारा 15 राष्ट्रीयता का निर्धारण, ये शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 बायोमेट्रिक जानकारी लेने को कानूनी बनाया गया है, और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है। मान्यवर, वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, और ये हम जो सुधार लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं है। 2010 में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010 से 14 के बीच में 7 देशों को बढ़ाया गया, और अब ये सुविधा 169 देशों तक हमने की दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, कि वो विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है, इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक था, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का था। मान्यवर, 31 नामित
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाहों अराइवल ऑन वीजा देने का काम हमने किया है और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी। ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे। मान्यवर, आयुष वीजा, इसकी श्रेणियों की भी संख्या बढ़ाई है और अवैध प्रवासी और ओवरस्टे की निगरानी के लिए अप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण के ट्रैकिंग की एक सिस्टम IVFRT, इसको भी अब कानूनी आधार देने का काम किया है। मान्यवर, सभी अप्रवासन पोस्ट पर भारतीय मिशन FRRO और FRO, इसको एंड टू एंड एकीकृत सिस्टम से जोड़ने का काम हमने पूरा कर दिया है। देश भर के 750 से ज्यादा जिलों में DPM, जिला पुलिस मॉड्यूल पोर्टल भी हमने शुरू कर दिया है, जो फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। और हमने कई प्रकार की अप्रवासन चौकियों का आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं लाए हैं। अब उसकी संख्या बढ़कर 114 हो गई है मान्यवर, और एक जमाने में 4 से 5 मिनट लगता था, अब 1.5 से 2 मिनट लगता है। और FTITTP फास्ट ट्रैक अप्रवासन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ये 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया है, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन 30 सेकंड में आपका घर से भरकर आते हो तो 30 सेकंड जो जाने का समय होता है वो भी होता है। इन्होंने कहा कि भाई इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। मान्यवर, 2014 में अप्रवासन चौकियां 83 थी, अब 114 है। हमने 37% बढ़ा है। ICP काउंटर 743 थे, आज 2278 है, 206% बढ़ाया है। भारत में आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के शासन के समय में 2,49,00,000 थे। ये 10 साल में 2024 के अंतिम साल में 14 में 2,49,00,000 थे, ये 2024 में 4 करोड़ लोग भारत में आए। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति 2,59,00,000 थे, अब 4,11,00,000 लोग बाहर गए हैं। और टोटल करें तो 5,08,00,000 आवाजाही थी, अब 8,12,00,000 हुई है, 59% की वृद्धि। और किसी भी एक दशक में ये वृद्धि सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी नहीं, सब दशक का अगर हिसाब किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 50% से ज्यादा वृद्धि एक ही दशक में हुई है। और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। माननीय, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि धारा 3(1) का दूसरा प्रावधान अप्रवास अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। मान्यवर, पहले से ही हमारे कानूनों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित रखने का अधिकार अधिकारियों के पास ही था। वीजा धारक को देश में किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने देने का अधिकार भी अधिकारियों के पास ही था। किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार भी मनमानी करेगा उनका डर है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने से पहले
कई प्रकार की एजेंसियों के इनपुट के आधार पर ही रोका जा सकता है। पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी 14 तक। हमने 14 के बाद आकर 2019 में एक प्रथा बनाई है, किसी को भी रोकना है तो ये 24 बिंदु का 360 डिग्री जांच कर ही रोका जा सकता है। उसको हमने इतने खुले अधिकार नहीं दिए। एक सदस्य ने कह दिया मान्यवर कि कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी यह निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं, निर्णय कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी तो इस देश में फांसी की सजा वाले क्रिमिनल कानून का इन्वेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मान्यवर, तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य को व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना, हम भी तो एक ही नागरिक है मान्यवर। इस प्रकार के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? ये कानून के तहत व्यवस्था है और किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है मान्यवर। इस तरह से सोचने से, और अपील की बात करते हैं, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए। देश की सुरक्षा का जहां प्रवास सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो, इसमें आपत्ति है, तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है। इसकी कोई अपील वपील हो नहीं सकती मान्यवर। और मैं मानता हूं इसमें संविधान दत्त अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता है मान्यवर। इन्होंने कहा डैमेज पासपोर्ट का विवरण नहीं है। मनीष जी, आप इतने बड़े लॉयर हो, ये विवरण रूल्स में बनता है, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट की व्याख्या अलग अलग प्रकार की घटनाओं के कारण निरंतर बदलती रहती है। एक प्रकार से पहले पानी में डूबकर पासपोर्ट हो गया, कई ये सारी घटनाएं जैसे ही होती है रूल्स बदले जा सकते, एक्ट नहीं बदला जाता। इसलिए हमने सेक्शन 30 में रूल्स बनाने के अधिकार दिए हैं। क्लॉज 33 कुछ विदेशियों पर लागू होता है, कुछ विदेशियों पर नहीं होता है। तो भारत के भले के लिए आता है, उस पर लागू नहीं होगा, और भारत को सुरक्षा को खतरा है, उन पर लागू होगा। बड़ी सरल बात है, इसमें क्या आश्चर्य होता है? मेरी समझ में नहीं आता है मान्यवर। सुधाकर सिंह जी ने भी इसी प्रकार के कुछ मुद्दे उठाए। विश्वविद्यालय और अस्पतालों पर बड़ा बोझ आ जाएगा। कोई बोझ नहीं आएगा। आज कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने में तकलीफ हो। बिल भी ऑनलाइन बनता है, फीस भी ऑनलाइन स्वीकारी जा सकती है, तो एक रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भेज सकते कि मेरे विद्यालय में इतने विदेशी लोग पढ़ाते, इतने विदेशी लोग पढ़ते हैं। क्या आपत्ति है? क्यों छुपाना है? ये जानकारी लेने का भारत सरकार का अधिकार है मान्यवर, और ये तो देने ही चाहिए मान्यवर। इसके साथ श्री सुखदेव भगत, उन्होंने बंगाल की बात की कि बीएसएफ घुसपैठियों को रोकने के लिए अक्षम है मान्यवर। मैं आज बड़ा गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है भारत की। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं, और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें
बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए मालूम। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख, मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं।
1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएमके हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे दे दो, देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, मान्यवर, मुझे अब तक एडीएमके के सारे एमपी 4 बार मिले अलग अलग समस्या पर, एक में भी तमिल शरणार्थी का जिक्र नहीं। और कहते हैं डू समथिंग, डू समथिंग। भाई आप तो कहते हैं ना, हमने तो आपकी नीति पर चले, हम माने ये सच्ची होगी। अभी भी आप दीजिए, हम सोचेंगे इस पर। मगर आपने रॉन्ग किया है, एक्सेप्ट करते हो ना? आपने रॉन्ग किया वो तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है। मान्यवर, एक सीएए का जिक्र है, मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के वक्त जब आनन फानन में देश का विभाजन किया गया और दोनों ओर भयंकर खूनामार की हुई, हजारों बौद्ध, हिंदू, सिख लोग ट्रेन की ट्रेन भरकर काट दिए गए। मान्यवर, तब हमारे देश के नेता गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने अपील कहा था कि वहां रह जाइए, अभी स्थिति ठीक नहीं है, बाद में भारत में आपका स्वागत है, आओगे तो अब भारत के ही माने जाओगे। मान्यवर, वो लोग वहां अपने धर्म को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, महिलाओं की परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भारत में आए। आने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। मान्यवर, कांग्रेस वादा भूल गई, वो घुसपैठ कर आए, सो कॉल्ड घुसपैठ। मगर मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता, ये रियल शरणार्थी है। मान्यवर, रियल, जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं, वो शरणार्थी है। मान्यवर, और इसलिए हम सीए लेने के लिए लेकर आए हैं। मान्यवर, इसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी जैन, कोई भी व्यक्ति आए, इसका भारत में स्वागत है। मान्यवर, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको जरूर हम रोकेंगे। मान्यवर, नागरिकता इनको ही प्रदान होगी जिन पर अत्याचार हो, जो विभाजन की विभीषिका को झेलें, जिनके परिवारों पर अत्याचार, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे। मान्यवर, ये पूरे विधेयक को 4 कानूनों को समाप्त कर इसको रिप्लेस करने के लिए लाए हैं। मान्यवर, ये चारों कानूनों में जितनी भी क्षतियां थी, लूफोल्स थे, उसको भरने का भी काम किया है, ओवरलैपिंग को हटाने का भी काम किया है। और आज के समय में भारत के अर्थतंत्र, भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत के अनुसंधान, भारत की लीगल सिस्टम, इस सब को मजबूत करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए और दुनिया को भी हमने सहयोग करना है। दोनों चीजों को देखकर, परंतु उसमें सबसे पहले देश की सुरक्षा की चिंता कर ये विधेयक मैं आपके सामने आया हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, इसको पारित करें।